वेलकम। कल अपन लास्ट में पढ़ रहे थे अपशिष्टों का निस्तारण, और उसके मेथड को एक बार वापस आप लोग देख लो। अपन ने उसका रिवीजन अच्छे से कर लिया था, एक बार वापस भी आप देख लो। उससे भी पहले की जो क्लास थी उसके अंदर अपन वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, केंचुओं के बारे में। द्विलिंगी जीव होता है, 14 से 18 तक के जो खंड होते हैं उसको अपन क्लाइटेलम कहते हैं, पर्याणिका के नाम से जानते हैं। केंचुओं का अध्ययन वर्मी कल्चर, फिर क्लाइटेलम, द्विलिंगी जीव होता है, पूर्वता पाई जाती है। और आपने नोट किया था कि इसके अंदर स्वजनन की प्रक्रिया कभी भी होती नहीं है, और जब जनन होता है तो उसमें बनता है कोकून। 1 सप्ताह में 2 कोकून, 6 महीने में 250 नए जीवों को पैदा करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। और कौन से परिवार का था? एनेलिडा। मानव कौन से परिवार का है? मैमेलिया वर्ग का। मैमेलिया वे जंतु जिसमें बाह्य कान और स्तन ग्रंथियां बच्चों को दूध पिलाने के लिए होती है, तो उसको मानव के हिसाब से मैमेलिया में डालते हैं। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण कल अपन ने स्टार्ट किया था। सबसे पहला प्रोसेस था सड़ाना। घर का कचरा, गौशाला का कचरा गड्ढा डाल के अंदर डाल दो, और गड्ढा खोद के अंदर डालोगे तो 5, 6, 7, 8 महीने तक लगते हैं। धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जैविक पदार्थों का जैविक अपघटन करने की सबसे बेस्ट और अच्छी प्रक्रिया या मेथड माना जाता है। तो जैविक अपघटन अच्छा होता है, और जैविक अपघटन के साथ में कार्बनिक पदार्थों का स्थिरीकरण होता है, जिस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा था। प्राकृतिक वायवीय प्रक्रिया होती है ना, श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें अवायवीय श्वसन नहीं होगा, वायवीय श्वसन होगा, तो इसको एरोबिक प्रक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा स्थिर रहती है और बढ़ती भी है, और ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर बढ़ती है। तो ये था कंपोस्ट प्रक्रिया। 2 नंबर पे वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया। वर्मी कंपोस्ट मतलब आपने गड्ढा खोद के गौशाला का कचरा, मल मूत्र सारे कुछ अंदर तो डाले हैं, प्लस साथ में आपने डाल दिए केंचुए। तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, कम अवधि की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जीमड़े है, नहीं तो अंदर ही वो फ्राई हो जाएंगे। तो कम अवधि की प्रक्रिया, और इसका तापमान 35 डिग्री या इससे भी कम रखा जाता है। यस, ये चीज थी। फिर अपन ने पढ़ा था रेड रिंग। रेड रिंग का सिंपल सा मतलब रखा था, किसी कंपनी से कांटेक्ट करो, गौशाला में जितने भी पुराने सींग आते हैं, घोड़ों के सींग जो होते हैं, घोड़ों के क्या ना, घोड़ों के जो खुर होते हैं बहुत कॉस्टली बिकते हैं। हाथियों के दांत भी होते हैं, ये भी कहीं न कहीं तो पाले जाते हैं। तो ये सारा रेड रिंग मेथड। रेड रिंग के अंदर आपके पास में जो भी पशुओं का अपशिष्ट है उसका वापस पुनः चक्रण किया जाए, किसी न किसी दूसरे मेथड में उसका वापस उपयोग लिया जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेड रिंग विद। कृषि के अंदर जो पशु अपशिष्ट है उनका रक्त, मांस, पंख, पंख भी तो बिकते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। जरूरी नहीं है केवल मोर के पंख, मोर मतलब पेवो क्रिस्टेटस, तो सिंगल मोर नहीं, खूब सारे और भी पक्षी होते हैं जिनके सजावटी सामान बनाने में बहुत यूज लिए जाते हैं। तो पंख, हड्डी, प्रोटीन, वसा, इन सभी का पुनः चक्रण किया जाता है। बायोगैस उत्पाद, इसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बायोगैस प्लांट पूरा पढ़ा था, अंदर का डाइजेस्टर देखा था, ऊपर से गोबर डालने का सिस्टम, वापस खींचने का सिस्टम, स्लरी बनाने का सिस्टम, अंदर मेथेनोजेंस जीवाणु, अवायवीय श्वसन, मेथेन बनने की प्रक्रिया कंप्लीट अपन ने देखा था। उसके बाद में गौमूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो चावल की खेती में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, फर्श क्लीनर बनाने में, पोछे वोछे देने में। उसके बाद में इमल्सिफाइड डीजल, और उसी के साथ में नाम आया था कुछ ऐसे पौधे जो रिफाइनरी क्षेत्र के आसपास लगाए जाते हैं, कुछ नाम याद रहा? यस, सबसे ज्यादा आप अच्छे से याद रखोगे करंज, करंज, करंज। ये कलर दिख जाएगा ऑनलाइन में। हेलो। तो एक पौधा जिसका नाम है करंज, एक पौधे का नाम है जेट्रोपा, जेट्रोपा, एक पौधे का नाम आता है रतन जोत। अरे इन 3 पौधों को बायोडीजल वृक्ष कहते हैं, बायोडीजल वृक्ष कहते हैं। बायोडीजल वृक्ष के नाम से जानते हैं। प्रश्न आता सीधा, कौन से पौधे बायोडीजल वृक्ष में शामिल किए जाते हैं? साइड में कहीं लिख लो, तुम्हारे सामान्य विज्ञान में भी काम आने वाला है। बायोडीजल वृक्ष, बायोडीजल वृक्ष के अंदर 3 पौधों को शामिल करते हैं। एक है करंज, दूसरा है जेट्रोपा, और तीसरा है रतन जोत।
नीम की निमोली के काम में लेते हैं। नीम, नीम का वैज्ञानिक नाम है एजा डायरेक्टा इंडिका। गजेला, गजेला कौन था? अपने यहां घूमता ना कालिया, उसका साइंटिफिक नेम नाजा, नाजा। सही है, सांप का वैज्ञानिक नाम है नाजा, नाजा। ये सांप का, कालिए का नाम है और भारत का सबसे जहरीला सांप है। कभी गोगे जी ने पूजा कर दी ना, 5 मिनट नहीं लगाता है, मशीन स्विच ऑफ हो जाती है। हाँ, तो प्लीज कीप डिस्टेंस। और सांप में देखने की और लर्निंग क्षमता इतनी फास्ट है, अगर आपने छेड़ दिया, मारा नहीं, हजारों की भीड़ में 10 साल बाद पहचान लेगा, ओ ये आइटम वही है जो पहले छेड़ के गया था। सिग्नेचर कर लेता है। इसलिए गांव वाले कहते हैं या तो छेड़ना मत, और छेड़ो तो उसका क्रियाक्रम कर देना। पता है तुम्हें, बहुत इसका लर्निंग पावर होता है। हजारों की भीड़ में पहचान लेगा, ओ उधर खड़ा है, और कभी न कभी आकर के वापस। यस, ये अपन ने नोट कर लिया था, जैविक उर्वरक के रूप में भी काम आता है। ये आज चीज अपने कल बहुत अच्छे से नोट की थी कि कोई चिकित्सा के अपशिष्ट होते हैं, तो चिकित्सा के अपशिष्ट में जो भी क्लिनिक खोल के बैठा है, उसका कंप्लीट दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैविक अपशिष्टों में चिकित्सा के अपशिष्टों का निस्तारण खुद करेगा। और इसके लिए अधिनियम बना था 2016, जिसका नाम है ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016। और स्वयं की अगर चिकित्सा सुविधा है तो उसमें खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका कंप्लीट निस्तारण करे। और इसके लिए कल अपन एक विधि का नाम लिखा था, भूल गए? भस्मीकरण। हाँ, उसी को कहते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के नाम से जानते हैं इस प्रक्रिया को, कहते हैं इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन को दूसरा नाम देते हैं भस्मीकरण। भस्मीकरण। और भस्मीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चिकित्सा के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सभी का निदान, निस्तारण इस भस्मीकरण इंसिनरेशन के माध्यम से होता है। इस विधि के अंदर बंद मशीन लाइट से चलती है और अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पैदा होता है। और इतना जब टेम्परेचर पैदा होता है तो कैसा ही चिकित्सा का उपकरण हो, वो सारा का सारा राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं भस्मीकरण, इंसिनरेशन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 ने ये अधिनियम बना करके इनको पूरा का पूरा पाबंद कर लिया है। पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि, टॉपिक देख लिया था कल अपन ने। पशुओं के अंदर देखोगे या फिर पर्यावरण में देखोगे तो सबसे पहले इनको हानि पहुंचाने का काम पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण होता है फिनाइल से, फॉर्मेल्डिहाइड से और यूरिया से। जलाओगे सीएफसी बनेगी, सीएफसी जाकर के ओजोन परत को हानि पहुंचाएगी। ओजोन कहां पे है? यस, कौन से में? समताप मंडल में। और समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को जब हानि पहुंचाएगी तो वहां से सीधी तरंगे आएगी। कौन सी तरंगे? सूर्य की पराबैंगनी तरंगे। और पराबैंगनी तरंगे जब सीधी धरती पे आएगी तो मानव के अंदर हो जाएंगे कैंसर। पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है, प्रकाश संश्लेषण, ये कंप्लीट समाप्त हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा समाप्त, और सभी में हो जाएगा कैंसर। बहुत खतरनाक है। और इसको रोकने के लिए ओजोन की परत बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ये कौन से मंडल में है ये याद रखोगे। कई बार प्रश्न आता है ओजोन का सूत्र क्या होगा? O3। और ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं? 3 परमाणु, इसलिए इसको त्रिपरमाणविक गैस कहते हैं। ओजोन जो है वो कैसी गैस है? त्रिपरमाणविक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है। तो ये भी पूछा जाता है, ये नीले कलर की होती है। छोटी छोटी पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। नीले कलर की गैस है और नीली गैस के साथ में बहुत जहरीली गैस होती है। जहरीली गैस होती है, नीले कलर की गैस होती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और इसको तोड़ने का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस विधि से ओजोन को तोड़ता है? इस विधि का नाम होता है मुक्त मूलक विधि। मुक्त मूलक विधि।
इस मुक्त मूलक विधि के माध्यम से ओजोन को तोड़ा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और यूवी रेज सीधी आकर के धरती पे टकराती है। ये छोटे छोटे पॉइंट अपन ने कल कुछ नोट कर भी लिए थे। यस, अगला पॉइंट है ये पर्यावरण, पॉलीथीन फैलेगा, प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले जमीन की उर्वरकता हो जाएगी नष्ट और जमीन हो जाएगी कंप्लीट बंजर। सेकंड, पानी में घातक रसायन बढ़ जाएंगे। शायद मैंने कल नोट भी किए थे लेकिन आप नोट नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहला, पानी के अंदर मरकरी की मात्रा बढ़ेगी। मरकरी फॉर्मूला होता है Hg, और पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है मिनी माता। मिनी माता रोग होता है। सेकंड पॉइंट, अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई, आर्सेनिक, किसी को याद कौन सा रोग लिखा था? यस, इसके कारण रोग हो जाता है ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज होता है। एक नाम आपने कल सुना था कैडमियम, कैडमियम, और कैडमियम को लिखा जाता है सीडी से। इससे रोग हो जाता है इटाई, 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 इटाई रोग हो जाता है। ये कैडमियम के कारण होता है। एक आपने कल सुना था नाइट्रेट, नाइट्रेट, और इस नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-, और इससे रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये पानी के अंदर घातक तत्वों के कारण होते हैं। पानी में अगर घातक तत्व बढ़ जाते हैं तो पानी में घातक तत्वों के कारण, पानी में घातक तत्व या फिर घातक रसायन, उसके कारण ये रोग हो जाते हैं। कल आपने जहां लिखना छोड़ा था उसके बाद में इन चारों को नोट करो। पानी में घातक रसायन, खतरनाक केमिकल बढ़ेंगे तो इससे भी पॉलीथीन के द्वारा प्रदूषण फैलता है। और भी इसमें नाम आते हैं। एक इसी के अंदर पानी में अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा है, कॉपर Cu, तो कॉपर के कारण मानव के अंदर रोग हो जाता है चैल्कोसिस, चैल्कोसिस, और चैल्कोसिस के कारण फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसके साथ में एक रोग और आता है जिसको अपन निकल से पढ़ते हैं, निकल, और इस निकल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो फेफड़ों का कैंसर फैल जाता है। फेफड़ों का कैंसर, ये भी पानी के कारण फैलते हैं, और पानी में हानिकारक रसायनों की मात्रा, घातक रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है। पानी से फैलने वाले रोग है, और पानी में फैल जाता है पूरा का पूरा पॉलीथीन। आपने एस्बेस्टोसिस रोग का नाम सुना कभी? सिलिकोसिस सुना कभी? क्या होता है?
हाँ, पत्थर काटते हैं, जो मकान बनाने से पहले पत्थर काटते हैं, वो दिन भर पत्थर उसकी डस्ट में बैठे रहते हैं और वो जब जाकर के फेफड़ों में जमा होते हैं तो रोग फैल जाता है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस कहते हैं। इधर की तरफ शब्द आया हुआ है चेलकोसिस, ये थोड़े से मिलते जुलते नाम है ना। ये है चेलकोसिस, उसका नाम है सिलिकोसिस। पत्थर की कटाई करने वालों में सिलिकोसिस होता है, ये चेलकोसिस है, दोनों अलग शब्द है। यस, आपने नोट कर ली है। ये पानी में घातक रसायन पॉलीथीन से फैलते हैं। मरकरी, मिनी माता, आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, कैडमियम, इटाई इटाई, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कॉपर, चेलकोसिस और निकल के कारण फेफड़ों का कैंसर फैल जाता है। ये सब चीज़ें कल की क्लास में अपन ने देख ली थी। उससे पहले ये चीज़ भी अपन ने नोट की थी कि पशुओं के जो आमाशय है, उस पशुओं के आमाशय में अगर पॉलीथीन फंस जाता है तो ये पशु सारे के सारे मर जाते हैं। और लास्ट में नोट किया था, जुगाली करने वाले जो जानवर है उनको पता है रूमेन जानवर कहते हैं। पहले तो जल्दी जल्दी में खाएंगे, वो सारा का सारा चारा आमाशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता, जिस आमाशय के भाग में इकट्ठा होता उसको कहते हैं रूमेन, और उस रूमेन में फैल जाता इन्फेक्शन। क्यों? पॉलीथीन खा लिया उसने, और पॉलीथीन खाने से जो रोग उसमें फैलता उसको कहते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी डिजीज या इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये उसमें सिंड्रोम का रोग फैल जाता है। फिर उसके बाद प्रदूषण से बचाव कैसे करोगे? तो सबसे पहला तरीका, मार्केट में पॉलीथीन फैलाना ही नहीं है। फैलाना नहीं है तो उसके लिए कपड़े का थैला यूज करो। कपड़े का थैला रखो पास में, क्या दिक्कत है उसे। दूसरा, हर चीज का पुनः चक्रण करो। घर में जितनी सामग्री यूज हुई फेंको मत, वापस फैक्ट्री भेज दो, तो रिसाइकलिंग हो जाएगी, उससे कचरा नहीं फैलेगा। तीसरा, पॉलीथीन के बैग का कंप्लीट उपयोग बंद कर दो। और चौथा, कुल्हड़ का उपयोग करो। चाय की दुकानों पे प्लास्टिक के कप, पॉलीथीन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते, वहां मिट्टी के कुल्हड़ियाँ यूज करो। खाना खाने के लिए खूब सारी पैकिंग सामग्री जो आती है उसमें भी प्लास्टिक यूज होता है, तो उसकी जगह पर दोना, पत्तल, इनका यूज करो। तो इन चीज़ों को अगर बढ़ावा देंगे तो ये धीरे धीरे प्रदूषण में पॉलीथीन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रश्न है, इसमें निष्कर्ष कथन के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज अपन अगला टॉपिक उठाएंगे, दुग्धशाला के बर्तनों की साफ सफाई। हेडिंग नोट करो आप लोग, दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई। वो नहीं देखना है, दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई। गाय पशुओं का दूध निकालने के लिए एक स्पेशल बर्तन अपन घर में काम लेते, जिसको बोलते हैं सौड़ा। जानते हो, जो अनट्रेंड आदमी होता है तो उसको सबसे पहले वो पकड़ाते, भगोला नहीं पकड़ाते। अगर पशु ने थोड़ी सी मजाक कर ली तो भगोले में बचता कुछ नहीं है, लेकिन वो सौड़ा एक बार यूं उल्टा भी हो जाए ना तो भी उसमें वो काफी सारा माल बचा हुआ रह जाता है, पता है ना। उसको सफाई कैसे करोगे? उस बर्तन के अंदर से आपने दूध निकाल दिया, सफाई कैसे करोगे? तो इसके लिए दो विधियां काम में आती हैं। एक विधि का नाम है सूखी विधि। सिंपल, धोरे की मस्त रेत लेके आए, पानी डाला ऊपर, या फिर थोड़ा सा खाटा डालते ऊपर, छाछ डालते हो ना, उसमें भिगो के रखो, फिर मांजो उसको मस्त जमीन रेत से, कितना मस्त चमकता, अंदर सामने चेहरा दिखता है। बर्तनों की साफ सफाई में सबसे पहली जो यूज होती विधि उसको कहते हैं सूखी विधि। सिंपल है, सूखी विधि है, और अपने यहाँ पे यही विधि काम में लेते। कौन से अपने पास में केमिकल पड़े, यही विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, तो इसको कहते हैं सूखी विधि। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि अटपटी है, जहां पे बेचारों को रेत मिलती नहीं है वहां पे ये विधि काम में लेते हैं। वैज्ञानिक विधि के अंदर सबसे पहले अपन काम में लेते हैं क्षारीय पदार्थों को। क्षारीय पदार्थों में भी सबसे पहले कास्टिक सोडा काम में लेते हैं। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH। आपने 1 लीटर अगर पानी लिया है तो 1 लीटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 दाना डाल दो। बहुत खतरनाक होता है, 10 दानों को पानी में घोल के
हथेली पे रख लिया, थोड़ी देर में बिना लगन हाथ पीले हो जाते हैं। इतना खतरनाक होता है, ऊपर की चमड़ी को जला देता है। कौन? कास्टिक सोडा। इसको दाहक सोडा कहते हैं, दाहक, आग लगाने वाला। इसी को दाहक सोडा के नाम से भी जाने जाते हैं, दाहक सोडा। इसको दाहक सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और बर्तनों की अगर साफ सफाई करनी है तो इसका कितना प्रतिशत विलयन यूज लेना? केवल 1 से 2%। 2% का मतलब 100 ml पानी में एक टुकड़ा डाल के, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे दाने आते हैं, ये जो बटन लगे हुए, इस बटन के जैसे जैसे दाने आते हैं, एक दाना डालो, बर्तन की साफ सफाई करो, मस्त एकदम साफ होते हैं। और क्यों? कौन से बर्तन? जो केवल यंत्र काम आते हैं, पशुओं से दूध निकालने के लिए जो मशीनें काम आती है, उनके यंत्रों की साफ सफाई में NaOH को काम में लेते हैं। दूसरा केमिकल काम में आता है जिसका नाम है NaHCO3, NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इस सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग उन बर्तनों को साफ करने में काम आते हैं जो कांच के बर्तन होते हैं। तो कांच के बर्तनों को साफ करने में NaHCO3 का उपयोग होता है। और इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। पेट दर्द होता है, दुकान पे साहब इनो वाली लाते हो, पानी में डालते हो, पी जाते हो। कभी इनो से बर्तन साफ करके देखना। चाय बनाने के लिए जो पतीली भगोली काम में लेते हो, उसको उल्टा करके देखना, पूरी काली हो जाती है। मार्केट से 5 रुपए वाली इनो की पुड़ी लाओ, डालो उसके ऊपर, रगड़ो, क्या मस्त साफ होती है। प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत मस्त साफ होती है। उसको साबुन के साथ में, सर्फ के साथ में सूखा डाल करके घुमाओ आप, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो, मस्त साफ होते हैं। और ये अपन घर में भी काम में ले सकते हैं। कांच के उपकरणों को साफ करने के लिए इनो की पुड़ी बहुत काम में आती है। तो इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। कांच के उपकरण काम में आते हैं। अगर यंत्रों को साफ करना है तो सोडियम बाई कार्बोनेट की जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में आता है। तीसरे पदार्थ का नाम है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। और ये सभी प्रकार के बर्तन, घर के बर्तन हो, कांच के बर्तन हो, भले यंत्र हो दूध निकालने वाले, सभी को साफ करने के लिए तीसरा केमिकल काम में आता है जिसका नाम है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये तीनों केमिकल काम में आते हैं और ये तीनों केमिकल प्रकृति में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, यस, आप लोग हेडिंग नोट करो। और हेडिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करो, सूखी विधि। सूखी विधि, सूखी विधि के आगे नोट करो, सामान्यतः मिट्टी से बर्तनों की सफाई की जाती है। सामान्यतः मिट्टी से बर्तनों की सफाई की जाती है, तो इसको कहते हैं सूखी विधि। सूखी विधि, सामान्यतः मिट्टी से बर्तनों की सफाई की जाती है। सेकंड नोट करो, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, मिस्टर गोपाल, गोपाल आज का टॉपिक नोट करोगे आप लोग, मिस्टर गोपाल, हेडिंग ये डाल देना आज। ओके गोपाल, थैंक यू। दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई। यस, आप नेक्स्ट नोट कर रहे हो वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के अंदर नोट करो, वैज्ञानिक विधि में फर्स्ट नंबर पे नोट करो, क्षारीय धावक। वैज्ञानिक विधि में क्षारीय धावक अपन काम में लेते हैं। क्षारीय धावक, वैज्ञानिक विधि में क्षारीय धावक। लिखो आगे, लिखो क्षारीय धावकों के आगे नोट करो, इन पदार्थों का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इन पदार्थों का उपयोग
सबसे अधिक मात्रा में इन पदार्थों का उपयोग सबसे अधिक या सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसमें 1 नंबर लिखो NaOH द्वारा। NaOH द्वारा, साइंस के हो आर्ट्स के हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीज़ें याद आर्ट्स वालों को वैसी रहती है, साइंस वालों को वैसी रहती हैं। पैदा होने पर साइंस का कोई साइंस के हिसाब से पैदा नहीं हुआ था, आर्ट्स का आर्ट्स के हिसाब से पैदा नहीं हुई, तो बाद में टीचरों ने ठोक ठोक के बढ़ाए। पहले सब ऐसे ही पैदा हुए थे। तो याद रहने में कुछ नहीं है कि साहब हम साइंस के हैं, ये हमारे को याद होगा कि नहीं होगा, वो अपने मन का वेम है, भूत है केवल, बाकी कुछ नहीं। हमें भी आर्ट्स इतनी आती है और तुम्हें भी साइंस याद हो सकती है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने लिखा NaOH, आगे लिखो कास्टिक सोडा, डैश करके आगे लिखो कास्टिक सोडा, कोष्ठक में लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 से 2% विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 से 2% विलयन का उपयोग दूध के यंत्रों, 1 से 2% विलयन का उपयोग दूध के यंत्रों की सफाई हेतु होता है। दूध के यंत्रों की सफाई हेतु होता है। दूध के यंत्रों की सफाई हेतु होता है। यस, अगला नोट करो आप, NaHCO3। NaHCO3 कोष्ठक में नोट करो धावन सोडा। NaHCO3 को धावन सोडा कहते हैं, धोने का सोडा इसको कहते हैं, धावन सोडा। NaHCO3 कोष्ठक में आपने लिखा है धावन सोडा। यस, धावन सोडे का नाम लिखो, लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हाथों की सफाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हाथों की सफाई तथा कांच के उपकरणों, हाथों की सफाई तथा कांच के उपकरणों की सफाई में होता है। हाथों की सफाई और कांच के उपकरणों की सफाई में होता है। यस, तीसरा आप नोट करो Na3PO4। Na3PO4, Na3PO4 का नाम नोट करो ट्राई सोडियम फॉस्फेट। Na3PO4, Na3PO4 का नाम है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इस रसायन का उपयोग सभी प्रकार की साफ सफाई में होता है। इस रसायन का उपयोग सभी प्रकार की, ऑल टाइप्स, सभी प्रकार की साफ सफाई में होता है। इस रसायन का उपयोग सभी प्रकार की साफ सफाई में होता है। यस, अपन नोट करे है टॉपिक, और टॉपिक का नाम है दुग्धशाला के बर्तनों की साफ सफाई। दुग्धशाला के बर्तन, बर्तनों की साफ सफाई के अंदर सबसे पहला अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अभी अपन चल रहे हैं वैज्ञानिक विधि पे। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि से पहली विधि का क्या नाम नोट किया था अपन ने?
सूखी विधि। सूखी विधि में सिंपल अपन काम में लेते हैं मिट्टी। मिट्टी का मतलब धोरों की जो रेत है, और धोरों की रेत का मिट्टी का फॉर्मूला होता है SiO2। इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, रेत का फॉर्मूला है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, और ये रेत का फॉर्मूला रहता है। वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले अपन चल रहे हैं क्षारीय धावकों के ऊपर। क्षारीय धावक, और क्षारीय धावक के अंदर अपन जो काम में लेते हैं उसमें अलग अलग पदार्थों के नाम हैं। सबसे पहले आपने नोट किया था NaOH। सिंपल इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं। इस कास्टिक सोडे का 1 से 2% विलयन काम में लिया जाता है, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है यंत्रों की साफ सफाई में। खत्म। 2 नंबर पे आपने नोट किया है NaHCO3। इसका सिंपल नाम होता है दावन सोडा, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका उपयोग होता है सिंपल हाथों की साफ सफाई में, कांच के उपकरणों की साफ सफाई में। और 3 नंबर पे आपने नोट किया है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये ट्राई सोडियम फॉस्फेट है। इस ट्राई सोडियम फॉस्फेट का जो उपयोग है, वो ट्राई सोडियम फॉस्फेट का उपयोग सभी प्रकार की साफ सफाई में होता है। ऑल क्लीनिंग प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, सभी प्रकार की साफ सफाई में। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्षारीय धावक के रूप में अपन ने काम लिए थे। अगला जो अपने पास में धावक आ रहा है, उसमें अपन अम्लीय धावकों के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय धावक अगला टॉपिक आ रहा है। अम्लीय धावक, यस देख लो, अम्लीय धावक भी कितने % काम में लोगे? 1%। ज्यादा काम में लिए बर्तनों में हो जाएंगे टींडे। अम्ल है, निकल जाता बर्तन में सामने, ऑल हो जाएंगे छोटे छोटे। और उसके साथ इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू 7 से कुछ कम रखी जाती है, और पीएच वैल्यू 6.5 6.8 यहीं रखते हैं। कभी घटने मत देना, पीएच जितनी कम होता है एसिड उतना बढ़ता है। तो पीएच मान 6.5 और 6.8 के बीच में होती है। इसका 1% विलयन काम में लेते हैं। ये जो अम्लीय धावक है, इन अम्लीय धावकों के एग्जाम्पल यहाँ पड़े हैं, आप लोग देख लो। इसमें सबसे पहले का नाम है सिट्रिक अम्ल। क्या करना है? नींबू। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, और नींबू कोई अगर घर में मेहमान आ जाए और आप पीतल के लोटे में नींबू शिकंजी बना करके उसको पिला दो, 3 दिन तक दस्त है उसकी रुकेगी नहीं, याद करेगा भाई साहब क्या मस्त पिलाया था। कारण पीतल के बर्तन में अगर तुमने नींबू डाल दिया तो अंदर से बर्तन हो जाएगा पूरा साफ। क्यों? नींबू के अंदर कौन सा एसिड? सिट्रिक अम्ल होता है। भाई साहब के कार्यक्रम हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ये सिट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है नींबू में, और नींबू के साथ में और किस में होता है? मौसमी, नारंगी। 2 नंबर पे टार्ट्रिक अम्ल। बताओ। हाँ, इमली के अंदर। शाम को इमली भिगो के रखो। घर में कहते हैं भाई साहब या तो मिट्टी के बर्तन में भिगोना, या फिर स्टील के बर्तन में। पीतल में सुबह पिलाना घर के मेहमानों को। शांति निकेतन में मिलेंगे, एक गया दूसरा अंदर। शांति निकेतन समझ रहे हो ना? हाँ, उधर ही शांति है बाबा, क्या कर दिया। तो ये टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 3 नंबर पे फॉस्फोरिक अम्ल। ये अपनी हड्डियों के अंदर मिलता है, लेकिन सिंपल मार्केट में भी मिलता है, इसका यूज भी करते हैं। 4 नंबर पे ग्लूकोनिक अम्ल, गन्ने में पाया जाता है। और गन्ना भी यूं खतरनाक है, सिंपल चीज नहीं है। गन्ने का रस आप निकाल करके पीतल के बर्तन में रख लो, अंदर से साफ सफाई कर लेगा, एकदम सामने चेहरा दिखेगा। ग्लूकोनिक अम्ल गन्ने में पाया जाता है, इसका भी यूज लेते हैं। और 4 नंबर पे क्या ना लास्ट में लिखा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मार्केट में खूब मिलता है। चींटियां कभी जब काटती है क्या मस्त आनंद आता है। वो आनंद किसके कारण आता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। कभी बिच्छू, उसमें जो आपको आनंद आता है ना, वो इस फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। छोटी मोटी परडे काट के जाती है, उसमें भी आनंद इस पदार्थ के कारण आता है। ये खूब पाया जाता है। मधुमक्खी, टोंटिए, वो उड़ते हैं ना पीड़े वाले, पानी पे बैठते हैं, उन सभी के डंक में यही कार्यक्रम होता है। बहुत आनंद आता है भाई साहब, थोड़ी देर के लिए डूबड़ होकर के सूझ जाते हैं। फिर वो रोटी घुमाने वाली होती है ना, क्या बोलते हैं उसको?
फिर उसको गर्म कर करके लगाते हो। कुछ नहीं करना है, जैसे ये काटता है इसके अंदर होता है एसिड। दुकान पे जाओ, इनो की पुड़ी लाओ, खाली करो, इधर दो ऊपर 2 पानी की बूंदे डाल दो, उसमें होता है क्षार, अभी पड़ा था धावन सोडा, और ये होता है अम्ल। अम्ल क्षार एक दूसरे को मार देता है। ओके, आज के बाद में यही करने का। तुम लोग केरोसिन डालते हो, क्या क्या करते हो, तो ये पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के साथ में पाया जाता है बिच्छू जी में, है ना। तो ये सभी के अंदर पाया जाता है। ये सारे के सारे अम्लीय धावक होते हैं। अम्लीय धावक याद रखोगे, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, और लास्ट में था फॉर्मिक अम्ल। ये सारे के सारे अम्लीय धावक होते हैं। और अम्लीय धावक का 1% पीएच मान इसकी रखी जाती है 6.5 से 6.8 के बीच में। नोट करो आप, अम्लीय धावक। अम्लीय धावकों के आगे नोट करो, इसका 1% विलयन पीएच मान, इसका 1% विलयन पीएच मान 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8 के मध्य उपयोग किया जाता है। 6.5 से 6.8 के मध्य उपयोग किया जाता है। 1% विलयन पीएच मान 6.5 से 6.8 के मध्य उपयोग किया जाता है। नाम नोट करो पांचों के। फर्स्ट में सिट्रिक, नारंगी और मौसमी में जिस दिन फर्क महसूस हो जाएगा उस दिन नौकरी लग जाएगी। दुकान पे जाके बोलते हो सर ये नारंगी क्या है, वो बोलते नारंगी में बेचता है, ये मौसमी है। दुकान पे जाके बोले साहब ये मौसमी में बेचता नहीं, ये नारंगियां हैं। तो जिस दिन फर्क महसूस हो जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। यस, फ्री हो गए आप लोग। कुछ केमिकल और भी है जो दूध के बर्तनों की साफ सफाई में काम आते हैं, उनको अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट में। ओ जनता निपट गई। ये है कुछ जटिल फॉस्फेट काम में आते हैं, और जटिल फॉस्फेटों के अंदर लिखा हुआ है कि इनका भी 1 से 2% विलयन काम में लेते हैं। पीएच वैल्यू क्षारीय माध्यम में होती है। 7.5 का मतलब 7 से ज़्यादा, और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय माध्यम में काम में लेते हैं। किसके कौन से स्थानों पर काम में लेते हैं? ऐसे स्थान जहाँ का पानी खारा है। खारे पानी का मतलब कठोर जल है। अब बात आती है कठोर जल क्यों है, तो कठोर जल का कारण वहाँ के पानी में पाया जाता है कैल्शियम, वहाँ के पानी में पाया जाता है मैग्नीशियम। जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, या तो वहाँ होता है कैल्शियम या फिर वहाँ के पानी में होता है मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम का जो पानी होता है उसको कठोर जल के नाम से जानते हैं। और ये कठोर जल का पानी
साबुन को अंदर आप डाल दो पानी में, झाग नहीं देगा, कठोर पानी होता है, खारा पानी होता है। और जहां पे खारा पानी है वहां पे अम्लीय क्षारीय धावक काम नहीं करते। सोडियम हाइड्रोक्साइड काम नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट काम नहीं करेगा, ट्राई सोडियम फॉस्फेट काम नहीं करेगा। अम्लीय में देख लो, सिट्रिक काम नहीं करेगा, ग्लूकोनिक काम नहीं करेगा, फॉर्मिक काम नहीं करेगा, टार्ट्रिक काम नहीं करेगा, फॉर्मिक काम नहीं करेगा। फिर वहां पे काम लिए जाते हैं जटिल फॉस्फेट, और इसमें पहले नाम आता है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, और उसके बाद में नाम आता है टेट्रा फॉस्फेट। ये सारे के सारे पदार्थ काम में लिए जाते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। विशेष स्थिति है, कठोर जल जहां पाया जाता है वहां के स्थानों पर इनका उपयोग करते हैं। वहां पे अम्लीय क्षारीय हाथ खड़े कर देते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। नोट करो आप, जटिल फॉस्फेट, जटिल फॉस्फेट, कठोर जल, कठोर जल, और जल भी कठोर, क्या मतलब, एकदम ठोस पानी होगा, खारा पानी होगा। कठोर जल कोष्ठक खारा पानी वाले स्थानों पर, कठोर जल खारे पानी वाले स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, इनका 1 से 2% विलयन, 1 से 2% विलयन, 100 पदार्थ होगा तो उसमें सिर्फ 2 बूंदें इन पदार्थों की होती है। 1 से 2% विलयन, पीएच 7.5, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच 7.5 क्षारीय माध्यम में उपयोग होता है। पीएच 7.5 क्षारीय माध्यम में उपयोग होता है। नेक्स्ट लाइन, कठोर जल में, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा फॉस्फेट कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। कठोर जल में विशेष करके एक तो कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम, इनके क्लोराइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये लवण पाए जाते हैं। यस, आप नोट करो आगे उदाहरण, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जटिल फॉस्फेट है, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और दूसरे पदार्थ का नाम है टेट्राफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट और टेट्राफॉस्फेट, इनका उपयोग किया जाता है। यस, आपने नोट कर लिया है। ये थे जटिल फॉस्फेट, इससे पहले थे क्षारीय और अम्लीय। ये टॉपिक आपका खत्म होता है दूधशाला के बर्तनों की साफ सफाई का। कंप्लीट, वापस पढ़ना, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे पीएच वैल्यू के साथ में कितने % काम में लेते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है, सारी चीजें आपने नोट कर ली है। यस, अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक का नाम है दूध निकालने की विधियां। दूध निकालने में तो तुम लोग पारंगत हो,
किसी आदमी को नया नया जाकर के दे दो ना कि साहब दूध निकालना है बकरी का, तो फिर वो यूं करेगा। यूं दूध निकलता है क्या? ऐसा हमारे साथ खूब हुआ है, क्योंकि दूध निकालने की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर पूरा जो थन होता है उसको पकड़ के यूं, लेकिन उस प्रेशर से नहीं कर दिखा था। फिर कई कहते हैं भाई साहब दूध निकालने के लिए अंगूठा यूं करो बीच में, फिर। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बेड ऐसी होती है जिनके थन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पे फिर ये विधि काम में आती है क्या? फिर कौन सी विधि? चुटकी विधि काम में आती है। तो अलग अलग विधियां काम में ली जाती है, लेकिन लोगों को दूध निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो उन्होंने मशीनें बना दी। और ये मशीन का जो कार्यक्रम है ये सबसे पहले 1879 में स्टार्ट हो गया था। 1879 के अंदर मशीनों का जो प्रोग्राम है वो 1879 के अंदर प्रयोग में स्टार्ट हो चुका था। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो आप कप देख रहे हो, ये गाय के थनों के ऊपर चिपका देते हैं, और इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, निर्वात। वैक्यूम निर्वात, कूलर की नीचे लगी हुई मशीन को देखा है? वो मोटर जब नीचे रखते हो ना एकदम चिपकती है, उसमें भी निर्वात पैदा होता है। तो ये जाकर के थनों के ऊपर चिपक जाते हैं, फिर मशीन को करते स्टार्ट और ये दूध को खींचती रहती है। तो हम लोग दूध की मशीनें लगा करके भूल के चले गए, 5 मिनट वापस आओगे खून से मशीन भर जाएगी। इसको कोई मतलब नहीं है दूध आ रहा है कि खून आ रहा है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। खींच लेती है अंदर से, मिल्क के साथ में ब्लड, दूध के साथ में खून खींच लेती है। ये मशीनों का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। ये देख लो आप लोग, ये मशीनें थनों के ऊपर लगाई हुई है और ये दूध को खींच रही है इधर की तरफ। ये दूध का जो कंटेनर है ये कंप्लीट भरता रहता है। तो ये मशीन होती है, और ये मशीन हमेशा निर्वात सिद्धांत के ऊपर काम करती है। निर्वात पैदा होता है अंदर की तरफ, तो ये हमेशा निर्वात के ऊपर काम करती है। निर्वात प्रक्रिया होती है और निर्वात के ऊपर प्रक्रिया करती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दूध खत्म होने के बाद में क्या खींच लेती है? ब्लड खींच लेती है बाहर, है ना, खून खींच लेती है फिर मशीनें। यस, ये तुम विधि देख रहे हो, इस विधि के अंदर बात साहब कौन सी विधि यूज ले रहे हैं? हाँ, हाथ विधि है कि मशीन विधि है? हाथ विधि है, और मुझे लग रहा है कि पूर्ण हस्त विधि है। अंगूठा देखो बाहर पड़ा है? और इस विधि को कहते हैं पूर्ण हस्त विधि के नाम से। दूध निकालने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आपको लगता है कि पता नहीं कैसा, लेकिन ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। पूरा थन हाथ में आता है, फिर कंप्लीट दूध यहाँ से निकाला जाता है, तो इसको पूर्ण हस्त विधि के नाम से जानते हैं। और इसे कंप्लीट दूध निकलता है, तो इसको कहते हैं पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि के नाम से जानते हैं, ये पूर्ण हस्त विधि होती है। यस, इधर देखो बा को कौन सी विधि लगा रहे हैं? इसमें बा को देख लो, अंगूठा बाहर है कि अंदर? इसमें अंगूठा विधि यूज ली जाती है। दूध निकालने की जो विधि है, दूध निकालने की इस विधि को कौन सी विधि है? अंगूठा विधि। अंगूठा विधि कहते हैं। लेकिन अंगूठा विधि का एक दोष है, ये विधि ज्यादातर यूज करोगे तो पशुओं के थनों में गांठें पड़ जाती हैं, और उसके साथ में एक रोग होता है, याद रखोगे, रोग का नाम है थनैला। थन पे रोग हो जाता है जिसको थनैला रोग के नाम से जानते हैं। थनैला रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन जो को गा कांठ हेड होया करें, बिन वास्ते ओइज लगानी, पछे पूरा हाथ लगाओ, पूरी हस्त विधि, उसमें तो दूध निकलता ही नहीं है। टाइट जिसके थन होते हैं उसमें से दूध निकालने के लिए ये अंगूठा विधि काम में ली जाती है। तो ये अंगूठा विधि काम में ले रही है। यस, आगे भी चित्र है। यस, अब बात आती है कि गायों के अंदर दूध निकालने के लिए कुछ हार्मोन काम करते हैं। मानव में भी काम करते, पशुओं में भी कुछ हार्मोन काम करते हैं। उस हार्मोनों को तुम लोग याद रखोगे। हार्मोन के अंदर सबसे बेस्ट जो हार्मोन पशुओं में काम करता है, उस हार्मोन के माध्यम से गायों में दूध को निकाला जाता है, दूध को छोड़ा जाता है। और सबसे बेस्ट जो हार्मोन है उसका नाम याद रखोगे, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन दूध को स्रावित करता है। गाय के अंदर दूध निर्माण को प्रेरित करने का काम, भाई साहब दूध बनाना, डिलीवरी हो चुकी है, दूध बनाओ, ये दूध बनाने के लिए प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। याद रख लेना, प्रोलैक्टिन हार्मोन गायों के अंदर दूध निकालने के लिए नहीं, दूध को निर्मित करने के लिए, दूध निर्माण को प्रेरित करने का काम प्रोलैक्टिन करता है। जैसे ही गाय के पास में जाते हो, पहले बछड़े को ले जाते हो, 1-2 मिनट वो कार्यक्रम करवाते हो, फिर दूध निकालना तुम लोग स्टार्ट करते हो, और दूध निकालना स्टार्ट करते हो, गाय को पुचकारते हो, बेचारे को लाड प्यार करते हो, मस्त दूध निकालती है, फिर निकालना स्टार्ट करते हो, पूरा एकदम भर करके लाते हो।
ये गाय से जो लाड प्यार हो रहा है उस टाइम हार्मोन चेंज हो जाता है। उस टाइम जो हार्मोन गाय में काम करता है, दूध बनाने का काम तो इसने कर दिया, ये काम अंदर ही हुआ था। जिस टाइम न तो तुम पास में नहीं थे, न तो उसका बछड़ा पास में था। दूध बना हुआ है, थन पूरे भरे हुए है। अब जाकर के आप पुचकारते हो, दूध निकालते हो, उस टाइम जो हार्मोन काम करता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, दूसरे हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए सबसे बेस्ट काम करता है। इसका प्रभाव केवल 5 या 7 मिनट रहता है। ढंग से दूध नहीं निकाला, टाइम ओवर हो गया, दूध वापस टेक ऑफ कर लेगी गाय। थन के जस्ट ऊपर एक भाग होता है जिसका नाम है थन सिस्टर्न, उसमें दूध वापस चला जाता, जिसकी कैपेसिटी 500 से 700 ml के लगभग होती है। दूध उसमें चला जाता, लगभग 1 लीटर भरा दूध वापस खींच लेती है। इसकी अवधि बहुत कम टाइम तक रहती है। तीसरा पॉइंट, गाय जब दूध वापस खींचती है उस समय हार्मोन फिर चेंज हो जाता है और उस हार्मोन का नाम होता है एड्रीनलिन हार्मोन। तीसरे हार्मोन का नाम एड्रीनलिन। इस एड्रीनलिन के माध्यम से दूध को ऊपर खींच लेती है। ऑक्सीटोसिन, जिस टाइम आप दूध को दोहना स्टार्ट करते हो उस टाइम ये काम करती है। और प्रोलैक्टिन जो है ये दूध निर्माण को प्रेरित करती है। दूध निर्माण को प्रेरित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो एक है प्रोलैक्टिन, दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन और तीसरे का नाम है एड्रीनलिन। यस, आगे देख लेते हैं अपन लोग दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां है। दूध निकालने की विधियां, सबसे पहले इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और तीसरे का नाम एड्रीनलिन। अब आगे बात करते हैं दूध निकालने के लिए दूध का मार्ग क्या रहता है। तो दूध बढ़ने के लिए जो मुख्य गायों में इकाई पाई जाती है उस इकाई को एल्वोलाई कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्वोलाई। और लास्ट में आकर के दूध थन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। ये पूरा का पूरा दूध का मार्ग रहता है, देखेंगे अपन भी इसको। अगला पॉइंट आता है दूध निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं। तो विधियां तो दो ही है, या तो अपन हाथों के द्वारा दूध निकालते या फिर मशीनों के द्वारा दूध निकालते। और मशीनों की प्रक्रिया 1879 के अंदर ये स्टार्ट हो चुका था। हाथों से दूध निकालने के लिए एक सबसे जो बेस्ट मेथड मानी जाती है उसका नाम है पूर्ण हस्त दोहन विधि। इसमें पूरे हाथ का उपयोग करते हैं, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसको मुट्ठी विधि भी कहते हैं। फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, इसको मुट्ठी विधि भी कहते हैं। दूसरा चुटकी विधि, छोटे थन, चुटकी विधि। किसमें ये चुटकी विधि? उनमें काम आती है जिनके थन होते हैं और छोटे, पूरा दूध और निकालना हो तो ये विधि सबसे बेस्ट काम आती है। अंदर रहना है, कुछ नहीं देते भाई साहब। तीसरी विधि अंगूठा विधि। अंगूठे विधि के अंदर दोषपूर्ण विधि है। थनों में गांठें पड़ जाती है, पशुओं को दर्द होता है और रोग कौन सा हो जाता है? थनैला रोग हो जाता है। उसके बाद में मशीनें, मशीनें जब लगाई जाती है तो इन मशीनों के अंदर 1.5 से 2 लीटर पर मिनट दूध निकलता है। आगे क्या लिखा है? औसत दबाव 280 से 360 के बीच में होता है। गाय का जब दूध निकालते तो मशीन प्रेशर को सेट करना पड़ता है 280 से 360 के ऊपर। भैंस का दूध निकालते हैं तो 320 से 360 के ऊपर इस प्रेशर को सेट करना पड़ता है। तो ये दूध निकालने की विधियां रहती है। फिर दूध से संबंधित कुछ शब्दावलियां भी है। यस, आप लोग हेडिंग नोट करो, दूध दोहने की विधियां। दूध दोहने की विधियां। दूध दोहने की विधियों के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, संबंधित हार्मोन। संबंधित हार्मोन हार्मोनों में 1 नंबर पे आप नोट करो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, यह हार्मोन दूध निर्माण को प्रेरित करता है। यह हार्मोन दूध निर्माण को प्रेरित करता है। 2 नंबर पे आप लिखोगे ऑक्सीटोसिन।
दूध निकालने हेतु कार्य करता है। पशु से दूध निकालोगे उस टाइम ये काम करता है और इसका प्रभाव कितना होता है? इसका प्रभाव 5 से 7 मिनट तक होता है। और जब गाय दूध को ऊपर चढ़ा लेती है तब हार्मोन काम करता है एड्रीनलिन। दूध को पुनः थन सिस्टर्न में चढ़ा देती है। और ये आपको प्रक्रिया पता है, दूध वापस चढ़ा लेती गाय। किसी का हाथ होता है ना तो उसी पे गाय दूध देती है, बाकी हर एक को देती भी नहीं है दूध। घनी गाय प्रायोडी है लेकिन दूध ना पाछो पहुंचाड़े, तो ये प्रक्रिया भी होती है। तो उसके लिए हार्मोन काम करता है एड्रीनलिन। तीनों हार्मोन है दूध दोहने की विधियों में। और इस क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। नोट कर लो आप एक बार, फिर इसको खत्म करते हैं। वेलकम। और कल अपन चल रहे थे पशुओं से दूध कैसे निकालते हैं उस विधि के ऊपर। और उससे पहले अपन ने नोट किया था कि जो बर्तन होते हैं दूध के, उनकी साफ सफाई कैसे की जाती है, तो उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। शुरू में अपन ने देखा था कि जो दूधशाला के बर्तन हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए कुछ केमिकल काम में लेते हैं। और दो विधियों से इनकी साफ सफाई होती है, एक होती है सूखी विधि और दूसरी होती है वैज्ञानिक विधि। सूखी विधि के अंदर सिंपल रेत का उपयोग लेकर के अपन बर्तनों को साफ करते हैं। और रेत के अंदर जो रेत खुद होती है, मिट्टी होती है, उस रेत का सूत्र आप लोगों ने नोट भी किया था। इसका नाम होता है सिलिकन। सिलिकन डाई ऑक्साइड। सिलिकन डाई ऑक्साइड ये रेत का फॉर्मूला है। और इससे सूखी विधि के द्वारा बर्तनों की साफ सफाई होती है। 2 नंबर पे अपन पढ़ रहे थे कल वैज्ञानिक विधि। और बर्तनों को साफ करने के लिए वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थों में पहले पदार्थ का नाम है NaOH। और इस NaOH को सिंपल भाषा में कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या था इसका NaOH का? यस, इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। कास्टिक सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका 1 से 2% सॉल्यूशन काम में लेते हैं। और जितने भी दूध दोहने के लिए जो यंत्र आते हैं, एपरेटस आते हैं, उनकी साफ सफाई में इसका यूज किया जाता है। 2 नंबर पे केमिकल का नाम है NaHCO3। और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कल शायद इसको आपने खाने का सोडा लिख लिया था कहीं, या धोने का सोडा क्या लिखा था? धावन सोडा लिखा था। उसको काट के खाने का सोडा करो। धावन सोडे का फॉर्मूला अलग है, ये है खाने का सोडा। धावन सोडा में लिखवा देता हूं तुम्हारे को। धावन सोडे का फॉर्मूला ये है Na2CO3.10H2O। और ये जो फॉर्मूला है ये धावन सोडे का फॉर्मूला है। धावन सोडा, धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वो भी काम में आता है और ये भी काम में आता है। इसको कहते हैं खाने का सोडा। खाने के सोडे में ऐसे याद रखोगे, देखो बीच में लिखा हुआ है H, और कुछ भी चीज खाओगे तो ऐसी आएगी, मोजी आएगी। तो H से याद रख लेना, जहां बीच में H आता है इसका मतलब वो खाने का सोडा है। और बीच में खाओ और S नहीं हो रही है, मोज नहीं आ रही है, इसका मतलब वो खाने का सोडा नहीं है, फिर धोने का सोडा है। तो धोने के सोडे का फॉर्मूला अलग है। ये भी काम में आता है बर्तनों की साफ सफाई में, लैब के अंदर हाथ धोने में इनका उपयोग लेते हैं। 3 नंबर पे पदार्थ था ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तीसरे पदार्थ का नाम है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट। और ट्राई सोडियम फॉस्फेट का उपयोग सभी प्रकार के बर्तनों की साफ सफाई में, खाने के सोडे का उपयोग केवल कांच के उपकरणों की सफाई में, और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसका उपयोग केवल यंत्रों की साफ सफाई में होता है। ये चीजें अपन ने कल नोट कर ली थी। फिर अपन ने नोट किया था अम्लीय धावक। और अम्लीय धावकों में अपन ने नोट किया था कि इनका 1% विलयन काम में लेते हैं। इनकी pH वैल्यू
6.5 से 6.8 के बीच में होती है, ज़्यादा कोई अम्लीय नहीं होता है। सिट्रिक अम्ल किस किस में था? यस, नींबू के अंदर। और किस में था? मौसमी में और संतरा, है ना, नींबू है, संतरा है और मौसमी नारंगी, तो ना संतरा मौसमी तो सेम चीजें हो जाएगी, तो इन सभी के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक किसमें था? इमली में था। टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल मानव शरीर के अंदर हड्डियों में होता है ज्यादातर, बाकी ये फॉस्फोरस से मिलकर के बनता है। ग्लूकोनिक गन्ने में था। फॉर्मिक लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इसके साथ में बिच्छू में पाया जाता है। और किस में होता है? यस, मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है। इन सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है गन्ने में। गन्ने के अंदर ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे के सारे अम्लीय पदार्थ है जिनका उपयोग अम्लीय धावक के रूप में करते हैं। पीएच मान 6 से 6.8 के बीच में होती है। फिर अपन ने नोट किए थे जटिल फॉस्फेट। ये जटिल फॉस्फेट जो रहते हैं 1 से 2% काम में आते हैं। पीएच मान इनका क्षारीय माध्यम में होता है। पीएच मान 7 से ज्यादा है, क्षारीय माध्यम के अंदर रहते हैं। और कल अपन ने नोट किया था कि ये पदार्थ उन क्षेत्रों में काम लिए जाते हैं जहां के पानी में खारापन है, पानी में कठोरता पाई जाती है। कठोरता क्यों है? कठोरता इसलिए है क्योंकि वहां जो खारा पानी निकलता है उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, उन पानी के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और जहां कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उसमें आप कितना ही साबुन डाल दो, साबुन को झाग बढ़ने नहीं देते। ये इतने मतलब कठोर पानी के अंदर उपस्थित होते हैं तो कठोर जल के स्थानों पर पाए जाते हैं और वहां पर काम में लेते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, और दूसरा लिखा हुआ है टेट्रा फॉस्फेट, इनका भी वहां पर यूज लेते हैं। तो ये चीजें अपन ने जटिल फॉस्फेट के अंदर नोट कर ली थी। फिर अपन नोट करने चल रहे थे दूध दोहने की विधियां। पशुओं से जो दूध निकालते हैं तो दूध निकालने से पहले पशु को थोड़ा राजी करना पड़ता है, और जब राजी करोगे तो पशु में कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब निकलता है तो ऑक्सीटोसिन दूध देने की प्रक्रिया, जो दूध श्रावण की प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना, इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, जो केवल बछड़े और गाय के बीच में लगता है। नई नई गाय में जब डिलीवरी होती है तो उसके जो मालिक होता है उसको भी पास में नहीं आने देती वो, कारण ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन मातृत्व हार्मोन कहलाता है, लव हार्मोन कहलाता है। ये पशुओं के अंदर काम करता है, माता में भी काम करता है, अपने लेडी में भी काम करता है। लेडी माँ और बच्चे के बीच में जो एक अफेक्शन होता है उसका कारण ऑक्सीटोसिन है। खूब सारी गाय ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीटोसिन बनता ही नहीं है, बछड़ा पैदा हुआ उसकी तरफ देखती भी नहीं है, होता भी ऐसा सिस्टम, कारण ऑक्सीटोसिन है ही नहीं। ऑक्सीटोसिन है ही नहीं, लव खत्म है। जब तक उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक उसकी तरफ देखती भी नहीं है, सूंघती भी नहीं है। तो ये सारा कार्यक्रम इस हार्मोन के इर्द गिर्द घूमता है। ऑक्सीटोसिन, इसी को कहते हैं लव हार्मोन, इसी को दूसरा नाम देते हैं मातृत्व हार्मोन। मातृत्व हार्मोन के नाम से जानते हैं। खुद की जाति से, खुद के बच्चों से ये जो अफेक्शन की घटना होती है, प्यार करने की घटना होती है, ये सारा का सारा ऑक्सीटोसिन के ऊपर चलता है। प्रोलैक्टिन भी कल आपने नोट किया था। प्रोलैक्टिन दूध निर्माण को स्टार्ट करने का काम करता है। दूध निर्माण को स्टार्ट करता है, लिखा था आप लोगों ने, दूध निर्माण को प्रेरित करता है, ये होता है। एक चीज आपको और मैं बताता हूं, ये जो ऑक्सीटोसिन है इसके पशुओं में इंजेक्शन दिए जाते हैं। जिस पशु में डिलीवरी हो ही नहीं रही है, 4-5 साल हो गए, तो लोग मार्केट जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने पर बिना डिलीवरी दूध स्टार्ट। अरे सर ऐसा? हाँ पॉसिबल है, बिना डिलीवरी दूध स्टार्ट हो जाता है। डिलीवरी है ही नहीं, निकालो दूध चलाओ, लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर खाने पीने में अगर तुम किसी को बेच रहे हो और उसको पता चल गया कि इंजेक्शन वाला दूध है, तो सामने वाला हाथ जोड़ लेता, साहब हाँ हमने दूध देख लिया। तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। ऑक्सीटोसिन का जो दूध निकलता है, प्रश्न आता है पशुओं में कृत्रिम रूप से दूध निकालने हैं तो किस हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं? तो क्या याद करोगे? ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और यस, दूध का पीएच मान भी पूछ रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा।
सर पीएच क्या है इसको समझाओ। ओके ओके ओके, यस। तो इस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं के अंदर, पशुओं में कृत्रिम रूप से, पशुओं में कृत्रिम रूप से दूध निर्माण हेतु, कृत्रिम रूप से दूध निर्माण हेतु इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से अगर दूध का निर्माण करना है तो पशुओं के अंदर इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 3 नंबर पे अपन ने नोट किया था कल एड्रीनेलिन। इसमें आपने नोट किया था कि इस प्रक्रिया के अंदर जो पशु है वो दूध को वापस थन सिस्टर्न में चढ़ा देते हैं। ऊपर एक ग्रंथि बनी होती है जिसका नाम होता है थन सिस्टर्न। तो पशु जो दूध होता है उस दूध को वापस ऊपर चढ़ा देते हैं, किसके अंदर? थन सिस्टर्न में। थन सिस्टर्न में दूध को वापस ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसका काम करता है एड्रीनेलिन, ये है ऑक्सीटोसिन और ये है प्रोलैक्टिन। ये तीनों हार्मोन पूछे जाते हैं। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। जब गायों के अंदर या फिर लेडी के अंदर जब डिलीवरी होती है तो जनन नाल को फैलाने का काम ये ऑक्सीटोसिन करता है। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कल आप लोगों ने इसको नोट कर लिया था, थोड़ा सा वापस लिखो फिर अपन आगे चलते हैं। वापस आप नोट करो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। मिस्टर रवि, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बुक की जरूरत है। यस, बुक मैं बता दूंगा आपको। 11th-12th में कुछ टॉपिक है तो वो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। मार्केट में कौन कौन सी बुकें है वो भी बता दूंगा। बाकी यहाँ से कितना मैटर आपके लिए उपयोगी है वो सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ओके। और दूसरा क्या पूछ रहे चुनाराम जी, सर हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लगती है? तो सारी क्लासें करवाई जाएगी। अभी जो शेड्यूल चल रहा है, ये क्लास जैसे खत्म होगी तो अगली वाली क्लास आएगी। अभी जो चल रही है वो अभी चलेगी। ओके। और सारी क्लासें लगेगी, लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सुबह सुबह 7 बजे बुलाए और फिर 3 बजे छोड़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी 3 या 4 घंटे जो क्लासें चल रही है और धीरे धीरे सारी चीज़ें भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सभी को गुड मॉर्निंग। मीना साहब, बलवंत चौधरी, सबका वेलकम। यस, आप लोगों ने हेडिंग नोट की है ऑक्सीटोसिन, लिखो आगे। यह हार्मोन प्रसव, प्रसव का मतलब क्या होता है? प्रसव का मतलब क्या होता है? डिलीवरी होना। यह हार्मोन प्रसव के समय जनन नाल को, प्रसव के समय जनन नाल को फैला देता है। प्रसव के समय जनन नाल को फैला देता है। प्रसव के समय जनन नाल को फैला देता है, इसलिए इसे प्रसव हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसे प्रसव हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन। पशुओं में कृत्रिम रूप से, पशुओं में कृत्रिम रूप से दूध निर्माण हेतु, पशुओं में कृत्रिम रूप से दूध निर्माण हेतु ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से दूध निर्माण हेतु ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह हार्मोन माता तथा संतान के मध्य, यह हार्मोन माता तथा संतान के मध्य आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः इसे मातृत्व हार्मोन, अतः इसे मातृत्व हार्मोन तथा लव हार्मोन भी कहते हैं।
मातृत्व हार्मोन, लव हार्मोन भी कहते हैं। अतः इसे मातृत्व हार्मोन, लव हार्मोन भी कहते हैं। अगली लाइन में लिखो, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, पीयूष, पीयूष का पता तुम्हें कहाँ होती है? हाँ, मस्तिष्क में होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऊपर आपने कल लिखा था प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के पास में भी लिखो पीयूष ग्रंथि। कल आपने ऊपर लिखा था प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के पास में भी लिखो पीयूष ग्रंथि। प्रोलैक्टिन, पीयूष ग्रंथि। कल आपने 3 नंबर पे लिखा था एड्रीनेलिन, और एड्रीनेलिन के पास में नोट करो अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रीनेलिन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। यस, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली है। अगला पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं। यस, अगली हेडिंग नोट करो आप, दूध दोहन का सिद्धांत, दूध दोहन का सिद्धांत। दूध दोहन का सिद्धांत, दूध दोहन का सिद्धांत। देखो क्या कहता है ये टॉपिक, ये केवल दूध के मार्ग को बताता है। जैसे पशुओं में थन होते हैं, ये पशुओं के अंदर मान लो थन है, ओके, अपन 2 ही बना रहे होते 4 है, तो पशुओं के अंदर जो थन होते हैं जहां से दूध बाहर निकलता है, ये तो है केवल थन। इसके जस्ट ऊपर की तरफ भाग होता है जिसको कहते हैं थन सिस्टर्न, ऊपर का भाग होता है। ये नीचे का भाग है, इसको तो कहते हैं थन। थन के ऊपर का भाग होता है, इसको कहते हैं थन सिस्टर्न, इसको कहते हैं थन सिस्टर्न, थन सिस्टर्न कहते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। थन सिस्टर्न के ऊपर पाई जाती है ग्रंथि सिस्टर्न, ये ऊपर की तरफ पाई जाती है जिसको नाम देते हैं ग्रंथि सिस्टर्न, ग्रंथि सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में पशु के शरीर में खूब सारे स्थान पाए जाते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई सिस्टम होता है, यहाँ पे दूध बनता है। प्रश्न आता है दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है पशु के शरीर में? तो दूध निर्माण की प्रक्रिया थन में नहीं होती, दूध निर्माण की प्रक्रिया शरीर में हो रही है, और जहां पे होती है उस भाग का नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से छोटे छोटे लोब आकर के खुलते हैं जिसको कहते हैं लोब्यूल, लोब्यूल। ये छोटे छोटे लोब्यूल खुलते हैं, ये आकर के यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये आकर के जुड़ जाते हैं इस ग्रंथि के अंदर। ग्रंथि आकर के जुड़ती है थन सिस्टर्न के अंदर, थन सिस्टर्न बाहर आकर के थन के माध्यम से खुलता है। तो पशुओं के अंदर दूध निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक कंटिन्यू प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई कौन है? पशुओं में दूध बनता कहाँ पे है? तो बनने की प्रक्रिया को कहते हैं एल्वियोलाई प्रोसेस, जहाँ पे ये दूध निर्माण होता रहता है। अब ये दूध निर्माण जब होता है तो यहाँ से दूध निर्माण होता है, इसका नाम तो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर जो दूध बना वो लोब्यूल में आ जाता है। इस लोब्यूल से छोटी छोटी दूध वाहिनियां आकर के खुलती है। वो कहाँ खुलती है? ग्रंथि सिस्टर्न में खुलती है, और इनकी संख्या बताई है 12 से 50 तक दूध की वाहिनियां पाई जाती है इस लोब्यूल्स के। और यहाँ बीच में जोड़ने के लिए 12 से 50 होती दूध की ग्रंथियां। दूध निर्माण की प्रक्रिया लोब्यूल में होती है, और अपने को दूध मिलता है वो हमेशा थन पार्ट से मिलता है। और दूध निर्माण की प्रक्रिया हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में चलती रहती है। तो लिखो आप इसके अंदर दूध निर्माण, लिखो आगे, दूध निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। दूध निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। दूध निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट लाइन, दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई, दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई, दूध निर्माण की
क्रियात्मक इकाई को आप लिखो एल्वियोलाई, क्रियात्मक इकाई, और दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। दूध निर्माण की जो मुख्य इकाई होती है इसको अपन एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, एल्वियोलाई। दूध निर्माण की क्रियात्मक इकाई एल्वियोलाई। नेक्स्ट आप नोट करो दूध मार्ग, दूध मार्ग। देख लो वापस, दूध निर्माण की प्रक्रिया एल्वियोलाई में होंगे, खूब एल्वियोलाई भाग आकर के खुलेंगे लोब्यूल में, लोब्यूल जाके खुलेगा दूध की वाहिनियों में, दूध वाहिनियां खुलेगी ग्रंथि सिस्टर्न में, ग्रंथि सिस्टर्न जाकर के खुलेगी थन सिस्टर्न में, थन सिस्टर्न थन छिद्र में खुलेंगे। दूध जब पशु चढ़ाते हैं तो दूध कहाँ चला जाता वापस, थन सिस्टर्न में चला जाता है, और यहीं से ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव कितना होता है ये भी पूछा जाता है। एक दूध निकालने की जो औसत अच्छी अवधि होती है उसमें 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, पूछा जाता है प्रश्न। दूध निर्माण, तो ये दूध निर्माण में 5 से 7 मिनट क्यों लगते हैं, इसका कारण है ऑक्सीटोसिन का प्रभाव। ऑक्सीटोसिन, दूध निकालने की प्रक्रिया में 15 मिनट लगा रहे हो, दूध देगा ही नहीं पशु, कारण उसके अंदर दूध वापस थन सिस्टर्न में चला जाता। क्यों चला गया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म हो गया। ऑक्सीटोसिन केवल 5 से 7 मिनट तक ही कार्य करता है। लिखो आगे आप दूध मार्ग, उसमें ये नोट करो पूरा। दूध दोहन का मार्ग के अंदर दूध निर्माण सबसे पहले एल्वोलाई के अंदर होगा, इसको आप एल्वियोलाई लिखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एल्वियोलाई। यस, आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट लाइन में आप नोट करो, लिखो दूध दोहने में औसतन, दूध दूहने में औसतन 5 से 7 मिनट लगते हैं। दूध दूहने में औसतन 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि दूध दोहने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, औसतन 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव 5 से 7 मिनट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक ही कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव होता है वो 5 से 7 मिनट तक ही कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, दूध दोहन क्रिया। नेक्स्ट हेडिंग दूध दोहन क्रिया। दूध दोहने की क्रिया, कल आप लोगों ने बा के फोटो देखे थे, कई जगह हाथ विधि काम में आ रही थी, कहीं पे चुटकी विधि काम में आ रही थी, कहीं पे अंगूठा विधि काम में आ रही थी, कहीं पे अपन लोग मशीनें लगा रहे थे। सबसे पहली मशीन खोजी गई थी 1879 के अंदर, कल अपन ने मशीन के फोटो भी देखे थे। तो ये दूध निकालने की प्रक्रिया है। तो दूध निकालने की प्रक्रिया 2 टाइप से होती है, या तो हाथों से दूध निकालते हैं या फिर मशीनों से दूध निकालते हैं। हाथों से जो दूध निकालने की प्रक्रिया उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले भाग को कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि, जिसमें कंप्लीट
हाथ का उपयोग करते हैं, दूसरे में चुटकी विधि काम में लेते हैं। कल भी आपने देखा था भेड़ का दूध निकालते हैं, चुटकी विधि काम में लेनी पड़ती है। नेक्स्ट अंगूठा विधि, तो ये विधि भी उसमें काम में आती है। तो ये तीनों हाथों की विधियां रहती है। जो मशीनें काम करती है, इस मशीन के अंदर 1 मिनट में 1.5 से 2 लीटर दूध निकलता है प्रति मिनट। पशुओं के अंदर से मशीन के द्वारा जो दूध निकलने की प्रक्रिया है, उसमें 1.5 से 2 लीटर का निकलता है प्रति मिनट। मशीन की खोज 1879 के अंदर हुई थी, और मशीन के अंदर दूध निकलता तो मशीन दूध को खींचती है, उसमें जितना प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर में औसत जो दबाव रहता है वो 280 से 360 मिलीमीटर एचजी ये दबाव रहता है। अब गाय के अंदर दूध और भैंस के अंदर दूध निकालते टाइम दबाव अलग अलग रहता है। 1 नंबर आप नोट करो, हाथों द्वारा दूध निकालना। हाथों द्वारा दूध निकालना, दूध दोहने की प्रक्रिया के अंदर हाथों से जो दूध निकालते हैं, हाथों द्वारा दूध निकालना, इसमें 1 नंबर नोट करो, पूर्ण हस्त दोहन विधि। 1 नंबर पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि, ये चीजें कल अपन ने एक बार पढ़ ली थी। पूर्ण हस्त दोहन विधि के अंदर नोट करो, लिखो, यह सबसे उपयुक्त विधि है। यह सबसे उपयुक्त विधि है। किताबें कह रही है उपयुक्त विधि है, लेकिन आप ऐसे यूं हाथ से दूध निकाल तो निकलता तक भी नहीं है, हैं? ये प्रैक्टिकली बातें कहती है कि नहीं निकलता, जब तक अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक दूध इतना इजीली निकलता नहीं है। लिखो आप फर्स्ट में, यह पूर्ण उपयुक्त विधि है। सेकंड पॉइंट, इसे फिस्टिंग ऑब्लिक मुट्ठी विधि कहते हैं। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, इंग्लिश में कहते हैं फिस्ट, FIST। इसे फिस्टिंग ऑब्लिक मुट्ठी विधि कहती है। इसे फिस्टिंग ऑब्लिक मुट्ठी विधि भी कहते हैं। फिस्टिंग या फिर मुट्ठी विधि कहते हैं। 2 नंबर पे आप नोट करो, चुटकी विधि। चुटकी विधि, ऑनलाइन वालों सभी का वेलकम है। सुबह सुबह 400 बजे लाइव जुड़ जाते हैं, वाह। आप नोट कर रहे हो चुटकी विधि। चुटकी विधि, चुटकी विधि के अंदर नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। ऑनलाइन वाले सुबह सुबह ऐसा नहीं कि पढ़े है बिस्तरों में, हाँ पढ़ रही है, क्लास चल रही है सामने। आप फर्स्ट में नोट करो चुटकी विधि। चुटकी में नोट करो, यह छोटे थनों, यह छोटे थनों से दूध निकालने हेतु, छोटे थनों से दूध निकालने हेतु उपयुक्त विधि है। छोटे थनों से दूध निकालने की उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करो, इस विधि से, इस विधि से पूर्ण दूध दोहन होता है। इस विधि से पूर्ण दूध दोहन, इस विधि से पूर्ण दूध दोहन होता है। चुटकी विधि होती है भाई साहब, पीछे रहने कुछ नहीं देते हैं। इस विधि से पूर्ण दूध दोहन होता है। तीसरा पॉइंट नोट करो आप, अंगूठा विधि। अंगूठा विधि, हाथों से दूध निकालने की अगली विधि का नाम है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि, अंगूठा विधि के आगे नोट करो, यह दोषपूर्ण विधि है। काम में अपन सबसे ज्यादा यही लेते हैं, लेकिन किताबें लिखती है दोषपूर्ण विधि है। यह दोषपूर्ण विधि है क्योंकि थनों में, क्योंकि थनों में गांठें उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि थनों में गांठें उत्पन्न हो जाती है, जिसे थनैला रोग कहती है। थनों में गांठें उत्पन्न हो जाती है, जिसे थनैला रोग कहती है। थनैला रोग कहती है। तथा इस विधि से, तथा इस विधि से दूध निकालने पर, तथा इस विधि से दूध निकालने पर पशुओं को,
पशुओं को अधिक दर्द होता है। इस विधि से दूध निकालने पर पशुओं को अधिक दर्द होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, मशीन द्वारा दूध निकालना। मशीन द्वारा दूध निकालना। मशीन द्वारा दूध निकालना। मशीन द्वारा दूध निकालना, यस नोट करो आप। इस विधि से 1.5 से 2 लीटर, इस विधि से 1.5 से 2 लीटर प्रति मिनट दूध निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। 1.5 से 2 लीटर प्रति मिनट दूध निकाला जाता है। वकील बन जा रहा। नेक्स्ट आप नोट करो, इस विधि की खोज 1879 में, इस विधि की खोज 1879 के अंदर मशीनों की खोज 1879 में हुई। नेक्स्ट आप नोट करो, औसत दबाव। औसत दबाव। औसत दबाव के अंदर मशीन जो प्रेशर देती है वो दबाव आप नोट करो, 280 से 360 mmHg। 280 से 360 mmHg। ये दबाव वापस आप नोट करोगे, गाय के अंदर जो दबाव लगता है 280 से 360 है और भैंस में प्रेशर देना पड़ता है 320 से 360 mmHg। गाय के अंदर आप नोट कर रहे हो 280 से 360 मशीन प्रेशर देती है तभी दूध निकलता है, और गाय के अंदर थन पे प्रेशर होता है 280 से 360, 280 से 360 mmHg, और भैंस के अंदर इसका प्रेशर होता है 320 से 360 mmHg। ये सेम का सेम डेटा ऐसा का ऐसा जो पीछे मात्रक लिखे हुए, ये अपनी बॉडी का जो खून का प्रेशर होता है उसमें भी मान आता है। तुम्हारे जो सामान्य विज्ञान है उसमें एक टॉपिक दे रखा है मानव में रक्त का परिसंचरण, और अपनी जो बीपी होती है उसका भी मान इसी यूनिट में पूछा जाता है। किसी को पता कितनी होती है बीपी की वैल्यू? 80 से 120। यस नहीं, गलत है। हैं? हाँ, 120 से 80 सही बोल रहा है बंदा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए धीरे बोल रहा है। मानव शरीर में जो बीपी का मान होता है, अपने वाला क्या करता है, 80 पहले बोलता है, 120 बाद में बोलता है, जबकि गलत है। 120 की वैल्यू पहले आएगी, 80 की वैल्यू बाद में आएगी, और ये मात्रक भी किस में लगाया जाता है? mmHg में। ये ब्लड प्रेशर है, और अपनी बीपी आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर बीपी मशीन में देख करके लिख लेता, आपको पता कुछ नहीं पड़ता यार कितनी बीपी है। अब बोला तो नहीं डॉक्टर ने हाई है कि नॉर्मल है कि कम है, वैल्यू ये होनी चाहिए, इस वैल्यू के बराबर बीपी है। 118 हो गई, ये 82 हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाली वैल्यू को डॉक्टर ने मापा और पहुंचा दी 150, नीचे वाली वैल्यू को पहुंचा दी 110, भाई साहब हाई बीपी है। कई बार ये बीपी लो हो जाती है, कैसे? 120 100 पे आ गई, 80 वाली वैल्यू 65 पे आ गई, मतलब लो बीपी हो गई है। आज के बाद ध्यान रखोगे डॉक्टर की पर्ची पर जब भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसके पीछे भी मात्रक क्या लगाते हैं? mmHg। Hg का मतलब अंदर होता है पारा भरा हुआ, तो पारे का सूत्र Hg होता है, मरकरी का सूत्र होता है, तो ये मान इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, दूध जब निकालते हैं पशुओं से तो इससे संबंधित कुछ शब्द पूछे जाते हैं। इन शब्दों का अपने को मतलब पता होना चाहिए। मतलब के अंदर ये वाला जो मान है लैक्टोजेनेसिस, लैक्टेज। लैक्टेज कहाँ गया? लैक्टेज कहाँ गया? यस, ये पॉइंट खूब सारे प्रश्नों के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, तो देखते अपन एक एक शब्द के बारे में। दूध निकालते हैं पशुओं से तो उस दूध के दौरान कुछ शब्द अपन यूज करते हैं, और कौन कौन से शब्द है तो इन शब्दों के अंदर आप देखोगे सबसे पहले शब्द लिखा है लैक्टोपोएसिस। एक गाय जब डिलीवरी होती है, दूध निकालना स्टार्ट करती है, लगभग 10 महीने तक दूध देती है।
ये दूध देने की प्रक्रिया जो कंटिन्यू होती है पशुओं के अंदर, इस प्रक्रिया को कहते हैं लैक्टोपोएसिस। क्या लिखा है? एक निश्चित अवधि हेतु दूध को लगातार बनाए रखना, इस प्रक्रिया को कहते हैं लैक्टोपोएसिस। अगला नाम पूछा हुआ गैलेक्टोफोर। दूध निकालने के लिए पशुओं में सबसे ऊपर एल्वियोलाई होती है, फिर लोब्यूल होता है, लोब्यूल के बाद में थन सिस्टन ग्रंथि होती है, इनके बीच में कुछ दूध की नलियां होती है, उन नलियों में एक नली का नाम होता है गैलेक्टोफोर। क्या लिखा हुआ आगे? एक दूध वाहिनी का नाम है और दूध वाहिनी का नाम है गैलेक्टोफोर। अगला नाम लिखा हुआ है गैलेक्टोफोरस। गैलेक्टोफोरस, ऊपर एल्वियोलाई, नीचे थन छिद्र, यहां तक जो दूध पहुंचने की प्रक्रिया होती है, इस पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं गैलेक्टोफोरस, और बीच में जो नलियां पाई जाती है उसको कहते हैं गैलेक्टोफोर। दूध लगातार लंबे टाइम तक निकले, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैलेक्टो और पोएसिस, लैक्टोपोएसिस। अगला शब्द है गैलेक्टोपोएटिक। गैलेक्टोपोएटिक क्या है? दूध निर्माण को उत्तेजित करना, और आप लोग जानते हो दूध निर्माण को उत्तेजित करने का काम प्रोलैक्टिन करता है। दूध निर्माण को उत्तेजित करने का काम हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। आज ही अपन ने पढ़ा है प्रोलैक्टिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। और पशुओं में इंजेक्शन किसके दिए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन के दिए जाते हैं। तो पशुओं में दूध निर्माण की प्रक्रिया को जो उत्तेजित करता है उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, और इसी को दूसरा नाम देते हैं गैलेक्टोपोएटिक। अगला नाम है गैलेक्टोसिडेज। ये एक एंजाइम होता है। अपन जो पशुओं का दूध खाते हैं तो उस दूध का अपघटन करने का काम ये एंजाइम करता है, जिसका नाम होता है गैलेक्टोसिडेज। और ये जब दूध को तोड़ता है, अच्छा दूध मीठा क्यों होता है? इसका कारण दूध में एक शक्कर पाई जाती है। जो चाय बनाते टाइम अपन शक्कर जो डालते हैं उस शक्कर का नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज, शक्कर सब अलग अलग टाइप की है। इस शक्कर जो चाय बनाते टाइम अपन डालते हैं उस शक्कर का तो नाम है सुक्रोज, लेकिन जो गाय के दूध में मिठास होती है उस शक्कर का नाम लैक्टोज। तो ये लैक्टोज एक टाइप का एंजाइम है जो पशुओं में काम करता है, और पशुओं के अंदर जब लैक्टोज दूध को तोड़ता है तो एक बनता है ग्लूकोज, दूसरा बनता है गैलेक्टोज। याद रखोगे, परीक्षा में आएगा मतलब आएगा। परीक्षा में प्रश्न आता है दूध में मिठास किस कारण होती है? गैलेक्टोज के कारण होती है। गैलेक्टोज मीठा पदार्थ है जिसके कारण दूध मीठा लगता है। एक प्रश्न आता है दूध पर पीलापन क्यों होता है? गाय का दूध निकालो ऊपर से पीला होता है, वो प्योर विटामिन ए होता है जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। खाओ ना तुम्हारे ऐनक कट जाए, बहुत रोशनी देता है, और रात में दिखेगा सांप की तरह, बिल्लियों की तरह। बिल्ली को जिंदगी में अंधेरा दिखता ही नहीं है, और उनकी आंखों में होता है टेपिटम ल्यूसिडम, सामने टॉर्च करो साली चमकती और है। कारण विटामिन ए। बिल्ली को पता ही नहीं है कि अंधेरा नाम की कोई चीज होती है। दिन में जितना दिखता है रात में उतना दिखता है, अपने को नहीं दिखता है। सांपों को, शेर को, इनको दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, बहुत आंखें तेज होती है। कारण विटामिन ए कच्चा खा जाते हैं, कच्चा विटामिन ए पाया जाता है। अपने शरीर में विटामिन ए लेना है तो गाय का दूध, गाय के दूध पे जो पीलापन होता है ऊपर की तरफ, उसका कारण विटामिन ए है। नाम बताया था मैंने अभी, बीटा कैरोटीन। गाय के दूध में पीलेपन का कारण विटामिन ए। विटामिन ए में कौन सा केमिकल? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। शक्कर में कौन सी? सुक्रोज, चाय में डालते हैं। गाय के दूध में मिठास का कारण लैक्टोज। लैक्टोज खुद क्या होता है? एक एंजाइम होता है। अगला नाम है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या है? इन्वोल्यूशन, जैसे गाय के अंदर डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी होती है तो गर्भनाल फैलता है, फैलने के बाद जब वो सामान्य वापस आकार में आ जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वोल्यूशन। लिखा है वृद्धि के बाद कोई भी अंग जब अपने सामान्य आकार में आता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वोल्यूशन। ऊपर लिखा हुआ है गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम होता है। गैलेक्टोपोएटिक, दूध स्राव को प्रेरित करने वाला। गैलेक्टोफोरस, दूध पहुंचाने की प्रक्रिया। गैलेक्टोफोर एक दूध वाहिनी का नाम होता है। लैक्टोपोएसिस, दूध निर्माण को निरंतर रखने की प्रक्रिया होती है। यस, 3-4 शब्द अपने पास में और भी है। एक शब्द लिखा हुआ है लैक्टेट। लैक्टेट का मतलब होता है दूध का स्रावित करना, और आप लोग जानते हो दूध स्रावित करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन,
ये ऑक्सीटोसिन एक टाइप का लैक्टेट होता है। अगला पॉइंट है दूध काल कितना होता है। तो पशुओं में दूध देने की जो औसत उम्र होती है, अब कई तुम्हारे घर में ऐसी गाय होती है जिसको 15 दिन छोड़ो फिर डिलीवरी हो जाती है, 1.5 साल तक सेवाएं भी देती है, तो अलग टाइप की होती है। लेकिन औसत जो होता है सभी पशुओं का देखा जाए, कुछ 6 महीने अलग हो जाती है, कुछ 13-14 महीने तक चलती है, लेकिन एक जो औसत मान होता है वो 280 से 305 दिनों के बीच में औसत काल चलता है। अगला नाम होता है मेमोजेनेसिस। गाय की जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो थन होते हैं, उनकी वृद्धि, उनका विकास, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मेमोजेनेसिस। दूहने की प्रक्रिया क्या होती है, तो सिंपल थनों से दूध निकालने की प्रक्रिया को दूहना कहते हैं। इसको मिल्किंग के नाम से जानते हैं। एक लास्ट में लिखा हुआ है मिल्क लेट डाउन। आपने गाय का दूध निकालना स्टार्ट किया, लेकिन पार्टी चेंज है, तो गाय को पता चल जाता है यार ड्राइवर चेंज है। थोड़ी देर में क्या करती है, दूध को वापस थन सिस्टम में चढ़ा देती है। फिर तुम लोग ओ काली ओ धौड़ी ऐसे करते हो ना, तो बेचारी क्या करती है, वापस एल्वियोलाई से भी दूध निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दूध निकालने के दौरान अगर दूध वापस स्रावित होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मिल्क लेट डाउन। हाँ गा में पाछी पराही पी नहीं करते हो, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मिल्क लेट डाउन। और सिंपल दूध निकालने की प्रक्रिया है तो वो तो चलती रहती है, लेकिन लेट जब वापस दूध छोड़ती है तो उसको कहते हैं मिल्क लेट डाउन। तो आप लोग हेडिंग नोट करो, स्तन ग्रंथि व दूध काल से संबंधित शब्दावली। वो अपने में बीपी का मान कितना था, 120/80। याद रखोगे ये सारी चीजें, वापस सामान्य विज्ञान में काम आएगी। योगेंद्र मौर्य सर लाइव नहीं चल रही है भाई, लाइव नहीं चल रही है तो आप ऐसा करो मोबाइल ले लो, 5G अनलिमिटेड डेटा दे रहा है आजकल जियो, 1 GB पर सेकेंड। पता है ना तुम्हें, आपने जो रिचार्ज करवा रखा है, अगर तुमने मोबाइल चेंज कर लिया 4G से 5G मोबाइल ले लिया नए वाला, तो तुम्हारे मोबाइल में डेटा दिन भर खत्म ही नहीं होगा। अनलिमिटेड डेटा दिन में 25 GB 50 GB खींचो आप, अनलिमिटेड डेटा में। ये मुझे अब पता चला, तभी मैंने भी चेंज किया, नहीं तो पहले चलता ही नहीं था, वो 1.5 GB देता था। और आप मोबाइल के अंदर एक आधी क्लास देखो तो खत्म हो जाता सर्वर, फिर पूरे डाउन मिलता ही नहीं था। लेकिन अभी अनलिमिटेड कर रखा उसी रिचार्ज में, रिचार्ज जो आपका करवा रखा उसी में अनलिमिटेड। हाँ चलाओ, योजना पता नहीं कब तक चलेगी, शायद नवंबर तक बता रहे हैं। चलो लिखो, आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग आपने नोट की है स्तन ग्रंथि और दूध काल से संबंधित शब्दावली। हेडिंग नोट की, यस। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, लैक्टोपोएसिस। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, लैक्टोपोएसिस। लैक्टोपोएसिस, इसमें लिखो एक निश्चित अवधि हेतु एक निश्चित अवधि हेतु दुग्ध काल, एक निश्चित अवधि हेतु दुग्ध काल को बनाए रखना, लंबे टाइम तक दूध देने की प्रक्रिया कंटिन्यू होती है, तो इसको कहते हैं लैक्टोपोएसिस। एक निश्चित अवधि हेतु दुग्ध काल को बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो, गैलेक्टोफोर। गैलेक्टोफोर, गैलेक्टोफोर के आगे नोट करोगे, एक दुग्ध वाहिनी का नाम है गैलेक्टोफोर। गैलेक्टोफोर के आगे आपने नोट किया है एक दुग्ध वाहिनी का नाम है। तीसरा पॉइंट आप नोट करो, गैलेक्टोफोरस। गैलेक्टोफोरस, गैलेक्टोफोरस के आगे आप नोट करो, लिखो एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से थन छिद्र तक, एल्वियोलाई से थन छिद्र तक दूध पहुंचाना। एल्वियोलाई से थन छिद्र तक दूध पहुंचाना। एल्वियोलाई से थन छिद्र तक दूध पहुंचाना। एल्वियोलाई से थन छिद्र तक दूध पहुंचाना।
नेक्स्ट आप नोट करो 4 नंबर पे गैलेक्टोपोएटिक। गैलेक्टोपोएटिक, गैलेक्टोपोएटिक। आगे आप नोट करो गैलेक्टोपोएटिक के आगे दूध श्राव को, दूध श्राव को उत्तेजित करना, दूध स्राव को उत्तेजित करना। और इसके कोष्टक में आप नोट कर लो प्रोलैक्टिन। दूध स्राव को उत्तेजित करने का काम प्रोलैक्टिन करता है, जबकि कृत्रिम रूप से दूध निकालने हैं तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूध स्राव को प्रेरित करना या उत्तेजित करना। यस, अगला नोट करो 5 नंबर पे गैलेक्टोसिडेज। गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसिडेज के आगे नोट करो यह एंजाइम के रूप में दूध में उपस्थित, एंजाइम के रूप में दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा मतलब शक्कर, लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ता है। गाय के दूध में जो मिठास होता है उसका कारण होता है लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ेंगे तो बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरा यहां पे बनता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इसको तोड़ने का काम जो करता है उसका नाम होता है लैक्टेज, लैक्टेज। ये आप नोट कर लो इसके अंदर। और आपने लिखा था एंजाइम के रूप में, जिसको अपन गैलेक्टोसिडेज कहते हैं या इसको लैक्टेज कहते हैं, लैक्टेज, या इसको कहते हैं गैलेक्टोसिडेज। मधुमक्खियों का शहद मीठा क्यों होता है? उसमें कौन सी शक्कर होती है? मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यस, एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर आपके सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। और शहद मीठा क्यों होता है? इसका कारण होता है फ्रक्टोज। शहद में मीठेपन का कारण फ्रक्टोज होता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। गाय का दूध मीठा क्यों होता है? तो लैक्टोज के कारण होता है। शक्कर में कौन सा केमिकल होता है? शक्कर में, यस, शक्कर में होता है सुक्रोज। आपने इसको नोट कर लिया है, लैक्टोज। और लैक्टोज जब टूटेगा तो इससे बनेगा ग्लूकोज और दूसरा केमिकल बनता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। चले आगे। एक मधुमक्खी की प्रजाति है जिससे सबसे ज्यादा शहद बनता है, वो भी याद रखोगे, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा नाम है, एपिस मेलिफेरा, जिससे सबसे ज्यादा शहद की प्राप्ति होती है। नाम है एपिस मेलिफेरा। ये एक मधुमक्खी की प्रजाति है, ये भी याद रखोगे ताकि आगे आपको काम दे। यस, अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते आगे। एपिस मेलिफेरा, अगला पॉइंट आप नोट करो। अगला क्या, उसमें भी कुछ लिखने बाकी थे? लिखो आप आगे 6 नंबर पे लिखो इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन के आगे नोट करो, लिखो वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद किसी अंग का, वृद्धि के बाद किसी अंग का सामान्य आकार में आना। मिस्टर लकी सर, गाय के दूध के अंदर तो लैक्टोज, लेकिन शहद के अंदर फ्रक्टोज होता है। गुड, ऑनलाइन वालों गुड।
यस, इन्वोल्यूशन, वृद्धि के बाद अंग का सामान्य आकार में आना। यस, ये आपने नोट कर लिया है, इन्वोल्यूशन। वापस एक बार देख लेना, लैक्टोपोएसिस, दूध को लंबे टाइम तक रखना। गैलेक्टोफोर, गैलेक्टोफोर का मतलब होता है दूध की एक वाहिनी का नाम। गैलेक्टोफोरस का मतलब एल्वियोलाई से थन के तक दूध को पहुंचाना। गैलेक्टोपोइटिक का मतलब दूध स्रावित को या दूध निर्माण को उत्तेजित करना। लैक्टोजिनेसिस या लैक्टोजिनेसिस का मतलब एक लैक्टेज एंजाइम है जो दूध के अंदर लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। और इन्वोल्यूशन का मतलब वृद्धि के बाद किसी अंग का सामान्य आकार में आना, ये यहाँ पे काम रहता है। ये है एपिस मेलिफेरा, एक मधुमक्खी की प्रजाति है और शहद प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। और शहद मीठा क्यों होता है, उसका कारण होता है फ्रक्टोज। लैक्टोज लैक्टेज की उपस्थिति में टूटेगा, एक पदार्थ बनता है ग्लूकोज और दूसरा पदार्थ बनता है गैलेक्टोज। ये अपन ने नोट कर लिया है। यस, अगला पॉइंट आप नोट करो, लैक्टेट। लैक्टेट 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 का आप अर्थ लिखो आगे, दूध श्रावित करना। लैक्टेट का मतलब दूध श्रावित करना, दूध श्रावित करना। लैक्टेट, दूध स्रावित करना। और कोष्ठक में लिखोगे ऑक्सीटोसिन, दूध स्रावित करने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, जबकि दूध को निर्मित करने के लिए प्रेरित करने का काम प्रोलैक्टिन करता है। लैक्टेट, दूध स्रावित करना, तो इसके लिए हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। अगला नोट करो आप लोग, दूध काल, दुग्ध काल। और ये दूध काल चलता है 280 से 305 दिनों तक। दुग्ध काल, दुग्ध काल और दुग्ध काल की प्रक्रिया 280 से 305 दिनों तक चलती है। मिस्टर गोपाल, हेलो गोपाल, क्लास में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? बच्चे देखो ऑनलाइन वाले बार बार कर रहे हैं, सर क्या प्रॉब्लम है? कोई क्लास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके। मिस्टर अरफान अली, हमारी तरफ से सिस्टम एकदम शानदार चल रहा है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। यस, अगला नोट करो 3 नंबर पे, मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस के आगे नोट करोगे स्तन ग्रंथि का विकास, स्तन ग्रंथि का विकास, तथा विकास ही लिखोगे, स्तन ग्रंथि का विकास। स्तन ग्रंथियों का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको कहते हैं मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस का मतलब होता है स्तन ग्रंथियों का विकास। शब्द जब तक पढ़ते नहीं है, किसी समस्या के अंदर हाथ नहीं डालते, तब तक अपने को बड़ी लगती है। धीरे धीरे पढ़ोगे ये शब्द आसान होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला नोट करो, दोहना। दूहना, दूहना के आगे नोट करो पशुओं के थनों से, पशुओं के थनों से दूध निकालने की प्रक्रिया, थनों से दूध निकालने की प्रक्रिया। मिस्टर अली साहब, दिक्कत आपकी है, बाकी वाले सारे बच्चे कमेंट करें सर क्लास एकदम वेल डन सल, अच्छी चल रही है। आपने लिखा है पशुओं के थनों से दूध निकालने की प्रक्रिया, कोष्ठक में लिखो मिल्किंग, दूध निकालने की प्रक्रिया, और इसको कहते हैं मिल्किंग। यस, लास्ट पॉइंट आप नोट करो, मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन, यस। मिस्टर तिवारी, बहुत सफिशिएंट करवा रहा हूँ, बाकी कोई आपको इधर उधर हाथ पाँव मारने की आवश्यकता नहीं है। और किताबों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको 11th और 12th के अंदर कुछ टॉपिक है वो आपको यहीं मैं करवा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, मोर देन आपका सफिशियंट हो जाएगा। और अभी लंबा बैच चल रहेगा, पूरा गाइडेंस रहेगा हमारा आपके ऊपर। ओके, यस। आपने लिखा मिल्क लेट डाउन, लिखो आगे, दूध निकालते या दूध निकालने के दौरान, दूध निकालने के दौरान एल्वियोलाई से, दूध निकालने के दौरान एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से पुनः
दूध स्राव प्रारंभ होना, एल्वियोलाई से पुनः दूध स्राव प्रारंभ होना, दूध निकालने के दौरान एल्वियोलाई से पुनः दूध स्राव प्रारंभ होना, तो ये प्रक्रिया रहती है। बस आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं और कल की क्लास के अंदर नेक्स्ट अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक को भी अपन नोट कल ही करेंगे, तो इस क्लास को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। वापस आप लोग देखते रहना और इसको पढ़ते रहना, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। और ये जो टॉपिक चलते हैं इसको स्कूलों के अंदर जब साइंस में बच्चा आता है ना, तो सबसे टॉप पे तो जाता है मैथ में, उससे गरीब होता वो लेता है बायो, और साइंस में सबसे गरीब बड़ा होता वो क्या लेता है, एग्रीकल्चर। तो ये सारा मामला एग्रीकल्चर का, जिसमें साइंस में सबसे गरीब माना जाता है। इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, घुसती है आराम से। ये सामान्य चीज़ है याद रखने की, लेकिन इसको भी साइंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, तो इतना कोई ज़्यादा मामला है नहीं। और छोटा सा सिलेबस है, इतना कोई सिलेबस भी बड़ा नहीं है। तुम्हारे लगभग 25% तक सिलेबस हो चुका है। कृत्रिम गर्भाधान सबसे बड़ा था, फिर गोबर के बारे में सिस्टम था, गोबर के प्लांट थे, बायोगैस प्लांट थे, और उसके बाद में अपशिष्टों का निष्पादन, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया, वर्मी कंपोस्टिंग, वो अपन ने पढ़ा। एक कल परसों शब्द आया था इंसिनरेशन, याद है? भस्मीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें चिकित्सा के जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके भस्म में कन्वर्ट कर देते, राख में कन्वर्ट कर देते थे, उसको भस्मीकरण कहते हैं। वो भी अपन ने पढ़ा। बाकी ये सारा सिस्टम रहता है, तो क्लास को अपन यहीं पर फिनिश कर देते हैं। ओके।